हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस। ये ऑनलाइन बैच में आपका करंट अफेयर्स जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने काफ़ी करंट अफेयर्स को कवर किया। अब उसी करंट अफेयर्स को हम कंटिन्यू करेंगे और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में जो हम स्कीम्स कर रहे थे उसमें हमने 10वीं स्कीम तक पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था उसको। आगे हम कंटिन्यू करते हैं एंड 2-3 स्कीम और बची हुई है, फिर उसके बाद बाकी जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्कीम है हमारी वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसको हम पीएम आशा के नाम से भी जानते हैं। ये इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2018 में ही। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, रिम्यूनरेटिव प्राइजेस देते हैं। रिम्यूनरेटिव प्राइजेस मतलब जितनी प्राइस वो क्रॉप जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं वो डिज़र्व करती है उतनी प्राइस हम उनको देंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रोक्योरमेंट है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी एंड ऑल्सो जो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है जो एमएसपी है उसको भी एक स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। एमएसपी के अलावा है ये, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट है। एक तो हम प्राइस सपोर्ट स्कीम देंगे, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम है। इसका प्रमोशन यही है, इसका गोल यही है कि ये प्रमोट करती है फेयर प्राइस रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो मार्केट में जो प्राइस अलग अलग क्रॉप्स के लिए, ये सारे क्रॉप्स को इंक्लूड करती है, इसकी भी लिस्टिंग दे रखी है जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एमएसपी भी कुछ क्रॉप्स को इंक्लूड करती है। तो एमएसपी क्रॉप्स के साथ साथ जो भी और भी क्रॉप्स हैं उसको ये इंक्लूड करती है। उसमें जितनी प्राइस उसको मिलनी चाहिए उतनी प्राइस वो फार्मर्स को देती है, प्रोक्योरमेंट को और स्मूदन करती है जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स लेते हैं, और जो दोनों के बीच का गैप होता है। फॉर एग्जांपल जो मार्केट प्राइस है वो हमारी 10 रुपये है एंड जो प्रोक्योरमेंट है प्राइवेट कॉर्पोरेट ले रहे हो 4 ही रुपये में ले रहे हैं। तो ये जो गैप है 6 रुपये का, इसको कहीं ना कहीं इस स्कीम के थ्रू उसको काउंटर किया जाता है, उसको कम किया जाता है, ठीक है। तो ये स्कीम वो है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिम्यूनरेटिव प्राइजेस देते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पीएम धन धनय कृषि योजना। तो ये कब लॉन्च हुई, इसकी लॉन्च है 1 फरवरी 2025, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन बजट में लॉन्च हुई है, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो 100 एग्रीकल्चर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पूरे इंडिया में जो एग्रीकल्चरली बहुत डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर इंटेंसिव तरीके से वहाँ होती है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें लो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कम है और बिलो एवरेज क्रेडिट एक्सेस है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को चुन के उसमें बेनिफिट पहुँचाना है। तो बेसिकली क्या बेनिफिट पहुँचाना है, उनके फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाना है, जहाँ पे अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स हैं, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा भी की गई है। सो एग्रीकल्चर हैज़ ए होल क्रॉपिंग को तो इंक्लूड करता है, साथ साथ जो भी डेयरी फार्मिंग है, जो पोल्ट्री फार्मिंग है, जो फिशरीज फार्मिंग है, उसको भी इंक्लूड करता है। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एंड ये अलाइनमेंट है 5F मिशन से, जिसमें फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री फैशन टू फॉरेन। तो ये हमारा 5F मिशन है। इसको आप ध्यान रखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कि फार्म से मतलब हमें फार्मर से फाइबर बनाना है, फाइबर मतलब क्लोथिंग बनाना है, क्लोथिंग से फिर हमें फैक्ट्रीज़ में जाने हैं, फैक्ट्री से हमें फिर फैशन इंडस्ट्रीज़ में जानी है, एंड फैशन इंडस्ट्री से फिर हमें एक्सपोर्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल लिंक। तो ये 5F विज़न को आप ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज़ द पीएम धन धनय कृषि योजना। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो आपने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ा ही होगा। कुछ चुनिंदा मिनरल्स है, फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव 30 क्रिटिकल मिनरल्स अभी आइडेंटिफाई है, इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। तो इसके लिए एक मिशन लाई गए हैं, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और काफ़ी सारे डिजिटलाइजेशन के परस्पेक्टिव से एज वेल एज फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें मिनरल्स चाहिए, और यही क्रिटिकल मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल्स इस सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो इनको कब लॉन्च किया गया
गया था, इस मिशन को लॉन्च किया गया 29 जनवरी 2025 को ही यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने। और इसके ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो इंडिया की एक्सेस है वो क्रिटिकल मिनरल्स में सिक्योर कर देनी है फॉर द क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सेक्टर। सिक्योर सप्लाई ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, फॉर एग्जांपल लिथियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल भी है, तो ये गैलियम है, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल है, 30 आइडेंटिफाई क्रिटिकल मिनरल्स हैं अभी। एंड ड्यूरेशन इसका है इस मिशन की ड्यूरेशन रखी गई है 2024-2025 से लेके 2030-31, 7 ईयर की ड्यूरेशन है। इसमें टोटल आउटले हमने जो फिक्स किया है वो है 34,300 करोड़, गवर्नमेंट की बजट 16,300 करोड़ है एंड PSU इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर रही है जो 18,000 करोड़ की कर रही है। इसको इम्प्लीमेंट कौन मिनिस्ट्री करेगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करेगी, सपोर्टेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये सारे PSUs हैं, ये सारे इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हम लोग US, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया से कर रहे हैं ताकि क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को हम स्मूदन कर सकें। की मिनरल्स वही हो गया, टोटल यहाँ 30 है, गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट लिस्ट इट इज़ 30। सो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैंगनीज, ग्रेफाइट, गैलियम, बहुत सारी मिनरल्स है, टोटल 30 मिनरल्स है। तो ये है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसको आप मेंस में GS2 जो जियो इको वाला पोर्शन होता है उसमें अगर इंडस्ट्रियल स्कोप की बात करें तो हम इसको इसमें जो इनिशिएटिव्स होती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आप लिखते ही हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स है, उसमें आप ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे स्कीम्स जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हो गए, जो पुराने भी स्कीम्स थे लेकिन कहीं ना कहीं अभी रिसेंट में चर्चे में थे, और जो नए स्कीम्स हैं 2025 में ही लॉन्च हुए, उसको हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पद्म अवार्डीज़ फ्रॉम द बिहार 2025। ऑलवेज जब प्रीलिम्स भी होता है तो अवार्डीज़ उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं, और जनरली वो अवार्डीज़ पूछे जाते हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो हम देखते हैं पद्म अवार्ड ऑब्वियसली रिपब्लिक डे पे अनाउंस होता है बार बार। इसमें फील्ड कौन कौन से रिकॉग्नाइज होते हैं? पब्लिक अफेयर्स है, सोशल वर्क है, मेडिसिन है, आर्ट है, स्पिरिचुअलिज्म है। 3 कैटेगरीज होते हैं जिसमें पद्म विभूषण सबसे टॉप है, पद्म भूषण सेकंड हाईएस्ट है, इससे ऊपर भारत रत्न होता है, पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट है और पद्मश्री 4th हाईएस्ट है। और बिहार रेसिपिएंट्स इस बार कौन से? 7 हैं इस बार, याद रखिएगा 7 बिहार रेसिपिएंट्स है। शारदा सिन्हा ऑब्वियसली, पोस्थोमस पद्म विभूषण इनको मिला है, जो छठ के गानों से बहुत ही फेमस हुई हैं शारदा सिन्हा। सुशील कुमार मोदी हैं, इनको भी पोस्थोमस ही मिला है जिसमें पद्म भूषण है, एंड किशोर कुणाल हैं, पद्मश्री इनको मिला है। शारदा सिन्हा को फोल्क सिंगर हैं, बिहार को किला बोला जाता है, भोजपुरी, मैथिली एंड मगधी म्यूजिक में इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सुशील कुमार मोदी को सभी लोग जानते हैं, फॉर्मर डिप्टी CM थे, रिकॉग्नाइज फॉर द पब्लिक सर्विस। किशोर कुणाल बेसिकली सोशल वर्कर है, महावीर संस्थान के ये संस्थापक रहे हैं। अदर रेसिपिएंट्स थे भीम सिंह भावेश, इनका नाम याद रखिएगा, हेमंत कुमार मेडिसिन से हैं, निर्मला देवी आर्ट से हैं, विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज स्पिरिचुअलिज्म से हैं। तो ये 7 लोग हैं जिनको इस बार पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। और नेशनल इम्पैक्ट में देखें तो 139 रेसिपिएंट्स हैं जिसमें 7 हमारे बिहार के हैं। ऑलराइट, तो ये हमने इसको कवर कर लिया। तो पद्म अवार्डीज़ हो गया। बिहार बजट जो है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, इसको हम अलग से लेके चलेंगे, इसको भी मैं ही कवर कराऊंगी। तो यहाँ पे हमने बहुत एक कंसाइज वे में दिया है, बट आई वांट कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड होलिस्टिक कवरेज करे, तो इसको हम अलग से डील करेंगे, इसके अलग ही PDF आपको प्रोवाइड भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं बिहार वंदे भारत मेट्रो। इसकी इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने की 24 अप्रैल 2025। इसको फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल वंदे मेट्रो बोला जाता है। ठीक है, इसका रूट है जयनगर टू पटना वाया समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर। ऑलराइट, जयनगर कहाँ हो गया? मधुबनी में हो गया। पटना, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, मोकामा, बख्तियारपुर को कवर करते हुए पटना पहुँचेगी। सेमी हाई स्पीड है, मॉडर्न इंजीनियस ट्रेन है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 130 km/h है। कवच सेफ्टी सिस्टम है, ये कोलिजन सिस्टम है, कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको कवच सेफ्टी सिस्टम बोलते हैं। कनेक्टिविटी नॉर्थ सेंट्रल बिहार को कैपिटल पटना से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये इसमें आप जब भी आप मेंस के आंसर राइटिंग करोगे तो इसको भी आप ज़रूर लिख सकते हो। जब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं या एग्रीकल्चरल ग्रोथ के भी बारे में बात करते हैं, अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जो रिपल इफेक्ट होगा ग्रोथ का वो ज़्यादा अच्छा होगा।
पटना हमारा सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है पूरे बिहार में। अगर पटना से कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो धीरे धीरे जो भी पटना के में जो भी अवेलेबल फीचर्स हैं, जो अर्बन एमेनिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं फिर डिस्ट्रिक्ट्स में फैलने लगेगी। ठीक है, तो इस वजह से आप ये सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, उसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं खेलो इंडिया गेम्स इन इंडिया। काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन बन सकता है। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड हुआ था मई 4 से लेके मई 15, 2025 तक। वेन्यूज़ कहाँ थे? 5 डिस्ट्रिक्ट रहा था। इस 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम आप याद रखिएगा। पटना है, राजगीर है, बेगूसराय है, गया है, भागलपुर है। ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के आप नाम याद रखिएगा। 27 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स थे, 285 गोल्ड मेडल्स अवार्ड किए गए हैं। मैस्कोट कौन था? गाजा सिम्हा मैस्कोट बना था इसमें, सिम्बॉल जो होता है। टॉप परफॉर्मर्स इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट रहे, हरियाणा सेकंड रहे, राजस्थान थर्ड रहा। बिहार परफॉर्मेंस 36 मेडल है, 7 गोल्ड है, 15th रैंक पे है रहा। 21st रैंक था लास्ट ईयर, और हाईएस्ट एवर मेडल काउंट रहा बिहार के लिए इस वर्ष, जो कि खेलो इंडिया जो बिहार में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट करना है। जो ग्रास रूट लेवल्स पे हमारे पास स्पोर्ट्स में टैलेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। कैटेगरी से स्कूल स्टूडेंट, अंडर 70, कॉलेज स्टूडेंट, अंडर 21। खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च हुआ था 2019 में, स्पोर्ट्स इवेंट अपडेट और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोशन के लिए। ऑलराइट, तो ये हो गया खेलो इंडिया इन बिहार। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जो हमेशा पूछती है बीपीएससी। फॉर एग्जांपल किसी सिटी का नाम दे देगी और बोलेगी किसका कैपिटल है, या किसी कंट्री का नाम दे देगी, उसका कैपिटल पूछ देगी। ठीक है, लेक्स हो गया, ओशियन हो गया, एंड सीज़ हो गए। कोई इंपॉर्टेंट लेक्स है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उससे रिलेटेड पूछ देगी। और ज़्यादातर जो न्यूज़ में होती है, कहीं प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया, कहीं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया, तो वहाँ के विज़िट के बारे में, तो वहाँ का कैपिटल पूछ देगी, या वहाँ का जो फेमस सिटी है उसका नाम पूछ देगी। तो प्लेसेस इन न्यूज़, फर्स्ट आते हैं तिग्रे पोस्ट वॉर क्राइसिस इथोपिया। तिग्रे रीज़न क्या है? ब्रूटल सिविल वॉर हुआ था तिग्रेनियन फोर्सेस एंड इथोपियन फेडरल गवर्नमेंट में। तो तिग्रे कहाँ है? तिग्रे रीज़न आपको याद रखना है, इथोपिया में। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन नीड ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ताकि सिर्फ आपको तिग्रे अगर हम बोलेंगे, तिग्रे रीज़न बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं होगा। बट एक बार आप समझ जाओगे कि वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, तो आपको इथोपिया क्लिक कर जाएगा। रेड सी मैरीटाइम अटैक, हाउदी रिबेल्स ने, आपको पता है, रेड सी में ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को अटैक किया था। तो रेड सी को आपको मैप पे देख लेना है कि आसपास कौन सी हमारी कंट्रीज़ इसमें मतलब रेड सी को टच करती है। ठीक है, सितवे पोर्ट अटैक कहाँ पे है? म्यांमार में है। इंडिया फंडेड सितवे पोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट अटैक बाय द अराकन आर्मी। और इनस्टेबिलिटी इन म्यांमार रखीन स्टेट थ्रेट टू द इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बस आपको याद रखना कि सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में है। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, तो ये बेसिकली मल्टीलेटरल ट्रेड है जो इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, EU एंड जो G20 में अनाउंस भी हुआ था। तो आपको बस इन कंट्री का नाम याद रखना है। स्नेक आइलैंड कहाँ है? यूक्रेन में है, ब्लैक सी में लोकेटेड है। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट है ये। अभी यूक्रेन के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया है। यूक्रेनियन रेजिस्टेंस और इन्हांस द कंट्रोल ऑफ द मैरीटाइम शिपिंग लेन। तो स्नेक आइलैंड कहाँ है? ब्लैक सी में है, और अभी यूक्रेन के कंट्रोल में है। ईरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तेहरान बॉर्डर रीजन इज अंडर इंटरनेशनल। दिस बेसिस आर द प्रॉक्सी ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह के लिए, इराक और सीरिया के लिए, एंड ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस एंड डिफरेंस स्ट्रैटेजी। तेहरान में QOM करके ईरान मिलिट्री बेसिस है। इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट है, तो इजराइल का आपको कैपिटल देखना है ना, गाजा स्ट्रिप तो है ही। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। देन दगेस्टियन रीजन कहाँ पे पड़ता है? ये रशिया में पड़ता है। हमने कौन कौन से रीजन पढ़े? हमें तिग्रे रीजन हमने पढ़ा, रेड सी पढ़ा, सितवे पोर्ट हमारा म्यांमार में, स्नेक आइलैंड हमारा ब्लैक सी में है, ईरान मिलिट्री बेसिस तेहरान में है, इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो इस पर तो क्वेश्चन बन सकता है। एंड दगेस्टन रीजन हमारा रशिया में है। दे लोकेटेड इन नॉर्थ कॉकस एंड इस्लामिस्ट इंजर्जेंसी और द इथनिक टेंशन्स वहाँ पे हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, रशिया में है, और कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ कॉकसस में लोकेटेड है। दारफर कॉन्फ्लिक्ट तो आपका सूडान में है। सूडान मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज इन द दारफर रीजन, तो दारफर रीजन आएगा तो आपको याद रखना है सूडान में।
फिर मलोटी माउंटेन्स आपका साउथ अफ्रीका में है। तो इकोलॉजिकल एंड वाटर रिसोर्स रीजन फॉर्मिंग द लेथेसो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट सप्लाइज वाटर टू साउथ अफ्रीका। तो आपको याद रखना है मलोटी माउंटेन्स आपका साउथ अफ्रीका में है और ये लेथेसो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर फैसिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर जो न्यूज़ में था न्यूक्लियर प्लांट, तो यूक्रेन में है, लोकेटेड इन यूक्रेन, यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। फिर छाबहार पोर्ट आपको पता है ईरान में है, जो इंडिया फंडिंग से बन रहा है एंड डायरेक्ट एक्सेस देगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को। ठीक है। और ये इंडिया कनेक्टिविटी को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उसको ये कनेक्ट करेगा। ठीक है। चागोज आइलैंड डिस्प्यूट, चागोज आइलैंड आपका यूके वर्सेस मॉरिशियस में है। डिस्प्यूट टेरिटरी इन द इंडियन ओशन बिटवीन द यूके एंड द मॉरिशियस और यूएन जनरल असेंबली एंड द आईसीए सपोर्ट द मॉरिशियस क्लेम बट द यूके कंटिन्यू दी होल्ड दी कंट्रोल। तो ये ऐसे पूछ सकता है कि चागोज आइलैंड जो है वो तो एक्चुअली कहाँ बेस्ड है, तो इंडियन ओशन में है, बट ये किसकी अथॉरिटी है यहाँ पे, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, तो यूके वर्सेस मॉरिशियस में ये अपने अपने क्लेम रखते हैं बट करेंट कंट्रोल अभी यूके के पास है। फिर नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट, आर्मेनिया और अजरबैजान, यहाँ पे भी काफ़ी सिविल वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच चल रही है। तो नागोर्नो कराबाख जो रीज़न है उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। अभी ये अजरबैजान के कंट्रोल में है बट आर्मेनियन इसमें अपना क्लेम पुट अप करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये दूसरा एक करंट अफेयर्स का न्यूज़ है जिसको लॉन्च किया गया था गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब होता है? 25 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया था, लेकिन गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर एवरी ईयर में मनाया जाता है। प्रशासन गाँव की ओर कैंपेन एक चला था, उसके साथ ये अलाइन था और उसी के अंदर ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। नेशनल इनिशिएटिव पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू है। ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस को अलग अलग थीम से इसको परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। नेशनल पंचायत अवार्ड्स भी दिया जाएगा जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत होंगे। सांसद भाषणी इनिशिएटिव, ये क्या है? एआई ड्रिवन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट के लिए, रियल टाइम ट्रांसलेशन करेगी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को। लोकसभा सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको लीड कर रही है। और भाषणी प्लेटफॉर्म है नेशनल एआई बेस्ड ट्रांसलेशन इनिशिएटिव। बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो भी वहाँ पे चलता है उसको जनता एज ए अपने लोकल लैंग्वेज में देख सके, उसके लिए एआई सॉफ्टवेयर को उसमें इनबिल्ड किया गया है सो डैट वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए एंड जनता तक उनके लोकल लैंग्वेज में वो बात पहुंच पाए। आदित्य एल1 कैप्चर द फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल इमेज। नेक्स्ट हम न्यूज़ में देखते हैं। मिशन है इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, इसका लॉन्च डिटेल यहाँ दिया हुआ है। 2 सितंबर 2023 को हुआ था PSLV C57 में श्रीहरिकोटा इंडिया विद द मास ऑफ द 1475 kg। ये सोलर कोरोना जो होता है, सोलर सन जो होती है, सन के थ्रू जो फ्लेयर्स निकलते हैं उस फ्लेयर्स को हम लोग कोरोना बोलते हैं, जिसको हम सोलर कोरोना बोलते हैं। मिलियन केल्विन तक इसकी टेम्परेचर जा सकती है। ठीक है। और इसकी जो मिशन ड्यूरेशन है ये 5 ईयर्स की मिशन ड्यूरेशन है। और मेजरमेंट बेसिकली यही करेगी कि आदित्य एल1 जो गया था 2023 में, उस पर सोलर फ्लेयर कर्नल्स इमेज को प्रोसेस किया है और ये इसी के लिए हमें कितने सन के थ्रू जो रेडिएशन पास होती है उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। न्यू जो भी लाइक फाइंडिंग्स है उसको फाइंडिंग्स को यूज़ करके अपने जो भी हमारे आगे के जो मिशंस होंगे उसको उस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, प्लान करना है। DRDO अनवील्स BM4 कैनिस्टर लॉन्च शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, 400 से 1500 किलोमीटर रेंज इसकी पड़ती है। कैनिस्टर्स लॉन्च है। द मिसाइल स्टोर होती है सील मोबाइल कैनिस्टर फॉर्म में स्टोर होती है सो दैट इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाए। और इसको डेवलप किया है DRDO ने, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये कैनिस्टर BM04 आएगा। तो अब सबसे पहले आपको याद रखें कैनिस्टर लॉन्च है, मतलब ये एक सील्ड मोबाइल कैनिस्टर के शेप में ये लॉन्च है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब 400 से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और इसको लॉन्च किसने किया है? DRDO ने किया। डेवलप किसने किया? DRDO ने किया।
अब ब्रह्मास्त्र मिसाइल, हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और दी एनजी प्रोग्राम समटाइम कॉल्ड दी ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इसकी स्पीड की कैपेबिलिटी क्या है, 12,000 से लेकर 144 किलोमीटर पर आवर, अप्रॉक्सीमेटली मैक 10 आपने साउंड में पढ़ा होगा, जो रेशियो होता है साउंड के स्पीड से। और इसको पर्पस क्योंकि डीप पेनिट्रेशन प्रिसीजन स्ट्राइक्स हम दे सके, इसको भी डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है। इंडिया डेवलप्स इंडिजीनियस स्पेस माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32001 एंड द कल्पना 3201। तो बेसिकली हमको ये दोनों चीज़ क्या है, ये हमारी दोनों चीज़ माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर पूछता है कि ये दोनों चीज़ हमारी क्या है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि दोनों माइक्रो प्रोसेसर है। और किसके द्वारा डेवलप की गई है, इसरो के द्वारा डेवलप की गई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द HCL सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ में। ऑलराइट, तो ये हमारा विक्रम 3204 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। और कल्पना 3021 ये भी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, कंपेनियन है विक्रम के, ठीक है। फिर चंद्रयान 5 मिशन, इंडिया जापान की कोलैबोरेशन से चंद्रयान 5 मिशन को हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि चंद्रयान जो भी गया है पहले, उसकी डिटेल्स आपको याद रखनी है। चंद्रयान 5 मिशन इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो जापान के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो इसरो और जैक्सा जो जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ ये कोलैबोरेट करा है। मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, एक तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन करेगा और बाकी स्टडी करेगा कि मून पे क्या लाइफ पॉसिबल है, वहाँ के जो भी सॉइल्स है उसको एनालाइज करेगा एंड डिफरेंट फाइंडिंग्स लेगा, सो दैट मून को एज ए सैटेलाइट, जो अर्थ का सैटेलाइट है, उसको किस किस एस्पेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर ये देखेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है पर्सन्स इन न्यूज़। इससे भी क्वेश्चंस रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो रीसेंट न्यूज़ में है, उससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, किस लिए वो फेमस है और क्यों न्यूज़ में थे, इस तरीके से। साइंस, स्पेस एंड इनोवेशंस, शुभांशु शुक्ला है, टेस्ट पायलट है, एस्ट्रोनॉट है, उत्तर प्रदेश से। एक्सियम मिशन 4 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उन्होंने जून 11, 2025 को लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्च डिले हो गया। लॉन्च था लेकिन लॉन्च डिले हो गया। देन डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन है, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अप्रैल 2025 में मिला है। तो दोनों आप याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश से हैं, इनको एक्सियम मिशन 4 को लेके जाना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और के राधाकृष्णन फॉर्मर इसरो के चेयरपर्सन थे, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप में जाएंगे तो मोहम्मद यूनुस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे बांग्लादेश में। जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, उसके बीच में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्लॉडिया सिनबॉम है, जिन्होंने 2025 में हिस्ट्री बना दी कि फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। हाला तोमास दौतीर प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड है, जिन्हें 2025 में ही बनाया गया है। पे टोंगटन सिनावत्रा, जो प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की अभी बनी है, विथ नो कॉन्फिडेंस वोट ऑन दी 2026 May 26, 2025। पॉप लियो 14, जो कि फर्स्ट USA बॉर्न पॉप है, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट फॉर द कैथोलिक चर्च। आर्ट कल्चर रिकॉग्निशन में अगर हम देख ले पर्सनालिटी जो कि फेमस है, वो हैं मलकियात सिंह, ए लेजेंडरी फोल्क सिंगर फ्रॉम द पंजाब। पूर्णिमा देवी बर्मान, ए conservationist from the Assam, was named the Time Woman of the Year on the March 3rd, 2025। डेट हमें नहीं याद रखना, बस किस लिए वो फेमस है और क्या है एक्चुअली में वो याद रखना। अब नेक्स्ट आते ग्लोबल अफेयर्स और एक्टिविज्म में। तो जूलियन असांज हैं द फाउंडर ऑफ द विकीलीक्स, फेस एक्सट्राडिशन हियरिंग इन द UK। मोहम्मद सिनवर हैं कि हमास लीडर है, कॉल फॉर द सीज फायर इन गाजा ऑन द गोइंग इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो न्यूज़ में थे, वो हमने कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं CISF टू रेज द फर्स्ट वुमेन रिजर्व बटालियन इन हरियाणा। तो बटालियन वॉज हेडक्वार्टर इन द नूर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में बेसिकली, और ये 1000 पर्सनल से ज़्यादा बनेगा बटालियन। और इसको कौन लीड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको लीड कर रहा है। वुमेंस के रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल आर्म फोर्सेस में हमें इंक्रीज़ करना है बाय 20%, ठीक है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट ऑल बटालियन इन द CISF हिस्ट्री।
सेंट्रल इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडिया लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटर, लार्जेस्ट 3D प्रिंटर किसने इसको जॉइंट इनिशिएटिव के थ्रू फाउंड किया है? DRDO ने किया है, IIT हैदराबाद ने इसको बनाया है। लार्जेस्ट इन इंडिया सरपासेस ऑल द एग्जिस्टिंग 3D प्रिंटर। और फैसिलिटी यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है? ये हाउस इज लोकेटेड है IIT हैदराबाद।